Hello dear students, in our today's video we are going to solve physics question paper of the Kendriya Vidyalaya Sanghathan Tinsukia region. It is the question paper of the second pre-board examination for the year 2020 and 21, and this is for the winter stations. Okay, so let's start. And the first question is, two charges are at the distance d apart in air. Coulomb force between them is F. If a dielectric material of dielectric constant K is placed between them, what effect on the Coulomb's force? देखिए, हमें पता है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है उसको एफ डैश से मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, दैट इज इक्वल टू होता है एफ नोट डिवाइडेड बाई के, वेयर एफ नोट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन एयर और वैक्यूम. ओके, सो हमें यहाँ देखते हैं कि जब भी जैसे दो चार्ज हैं और इनके बीच में इस प्रकार से आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो जो फोर्स है वो हो जाएगा 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल. ओके, तो ओरिजिनल का 1/k टाइम होगा, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज. तो आंसर क्या आना चाहिए था इसका, डिक्रीज आना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम इन द एयरक्राफ्ट नेविगेशन. तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स. इसका सेकंड पार्ट है, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन्ग एंड 8000 एंगस्ट्रॉन्ग ट्रेवलिंग इन द वैक्यूम. देखिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी लाइट वेव्स हो अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो सभी की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. इसका मतलब इनका रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा. वेवलेंथ डिपेंडेंट ये नहीं होती, जो स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इज ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ ए मीडियम सेम एज इट्स मास डेंसिटी, गिव रीजन. देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो इसके सेम नहीं होती, पहले तो आप इसको नो लिख देंगे. अब क्यों नहीं होती उसका रीज़न है आपको पता, जो मास डेंसिटी होती है रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, म्यू की वैल्यू अगर हमारे पास हाई है तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होती है, और अगर ये वैल्यू लो है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है, लो. लो के लिए लो होती है, हाई के लिए क्या होती है, हाई होती है. इसका मतलब दोनों की दोनों सेम नहीं होती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैज स्मॉलर मास डेंसिटी बट इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर. ये प्योरली आपको याद करना था और इसका नाम होता है कैरोसिन. कैरोसिन होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, what is the resonant frequency of LCR circuit that contains L is equal to 8 Henry, C is equal to 0.5 and R is equal to 100 ohm in series. देखिए इसका एग्जाम में आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो आपको मैं पहले वो बता दूं, दोनों काम हो जाएंगे. 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में. ये हमें पता है कि जो रेजोनेंस कंडीशन होती है उसके ऊपर जो एक्सएल होता है वो एक्सी के बराबर हो जाता है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाती हैं. एक्सएल को आप लिख सकते हो ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/LC, और ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC. ओमेगा को आप लिख सकते हो 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC, और यहाँ से सोल्व करोगे जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 1/2π√LC. ये एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना लिख देना कि एट रेजोनेंस, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे. 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास ये होगा. ठीक है, तो ये आपके पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC. और यहाँ से आपको गिवन क्या क्या है, देखो आपको सब वैल्यूज़ गिवन है. एल जो है आपके पास, एल है 8 हेनरी, और उसके बाद आपको वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, सी इज इक्वल टू है 0.5 माइक्रोफेराड है तो 10⁻⁻⁶ फेराड कर देंगे. और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है, 100 ओम है. ओके, इन सीरीज एलसीआर सर्किट है. रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC है. वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करता है, तो
कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग करंट को? तो अल्टरनेटिंग करंट को वो प्रोड्यूस करेगा जो ओसिलेटिंग हो। कैसा हो? पीरियोडिक फंक्शन जिसका हो, ओसिलेटिंग हो। जैसे आप लिखते हो V इज इक्वल टू आप लिखते हो V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I को हम क्या लिखते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कोई भी जो पीरियोडिक ओसिलेशन जिसके हो रहे हो, वो जो सोर्स है वो क्या करेगा, आपको अल्टरनेटिंग जो करंट है उसको प्रोड्यूस कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस वायलेट द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल? ये वायलेट नहीं करता। इसका आंसर क्या रहेगा? नो। अब आप सोचते होगे कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी होती है वो तो हाई हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो फिर इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय होगी और कंस्ट्रक्टिव में इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी इंटेंसिटी गायब हुई है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई? वो शिफ्ट हो गई है कहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इसलिए टोटल इंटेंसिटी सेम होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द de Broglie wavelength associated with a particle dropped from the height h is lambda, then what will be its de Broglie wavelength associated with the same particle if it is dropped from the height 4h? देखिए कैसे निकालेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जो de Broglie वेवलेंथ होती है लेमडा, उसको हम h डिवाइडेड बाई अम v से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अम v। जब आपकी जो हाइट है वेन हाइट इज इक्वल टू h, तो वेवलेंथ थी इतनी। ओके, अब हाइट हमने कर दी 4h, हाइट को कितना कर दिया? 4h। तो आपका लेमडा कितना होगा ये यहाँ से पूछा गया है। हाइट को 4h कर देंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। ओके, तो कैसे बताएंगे? देखिए ये टोटल मामला है वो इस वेलोसिटी के ऊपर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? वेलोसिटी से। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मान लीजिए मैं किसी हाइट से h हाइट से ड्रॉप करवाता हूँ, तो h हाइट से ड्रॉप करवाता हूँ तो उसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू √2gh होती है। और इसी को जब मैं 4h हाइट से रिलीज करूँगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v डैश इज इक्वल टू √2g इंटू 4h। ओके, अब यहाँ से ध्यान देंगे हम, पहले जो लेमडा था हमारा वो था h डिवाइडेड बाई अम, और v की वैल्यू कितनी थी? √2gh। केस नंबर 1, जब मैं 4h कर देता हूँ तो लेमडा हो जाता है हमारा h डिवाइडेड बाई अम √2g इंटू 4h। ओके, और ये आपके पास आएगा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 का रूट हो जाएगा आपके पास 2 अम और √2gh। और ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं ओरिजिनल जो वेवलेंथ थी वो बोल सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा जो लेमडा डैश आया उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लेमडा डैश। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेमडा डैश है वो लेमडा डिवाइडेड बाई कितना है? 2 है। लेमडा डैश कितना है? लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट, photon of energy 4 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 6 electron volt. The minimum kinetic energy of the emitted photo electron will be, आपको यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है इनकी। तो कैसे बताएंगे आप? देखिए आपको पता है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू, उसकी एनर्जी E है वो आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात तो इसको देखते ही पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी होने वाली ही नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्क फंक्शन ज़्यादा है, और जो आपके पास इंसिडेंट फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है? कम। इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाली है, नेगेटिव जाने वाली है। फिर भी आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे वो आएगी टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी है 4, वर्क फंक्शन है 6, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन कितनी आएगी? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस की नहीं होती। यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस ही होने वाला नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, when an electron make a transition from n+1 state to n state, the frequency of emitted radiation is related to according to and n greater than very greater than 1 है। तो कैसे होगी उसको हम देखने वाले हैं। देखिए हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा। उससे पहले मैं ये देख लूँ
कि हमारे पास जो वेवलेंथ होती है 1/λ इज इक्वल टू होती है हमारे पास 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/n² फाइनल माइनस 1 डिवाइड बाई n² इनिशियल। ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। और फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। तो c डिवाइडेड बाई लैम्डा इसको मतलब c से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास होगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ c, और ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n² f माइनस 1 डिवाइड बाई n² i। ओके, अब आपके पास n² f की जो वैल्यू है वो तो है n, और ni की जो वैल्यू है वो है n+1। ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू थी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो आती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपके पास हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये आपके पास हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस क्या आपके पास क्या होगा n²। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मैंने ऐसे कर दिया ये। ओके, इसको जो मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷, सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 इंटू 10⁸, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये होगा n² + 1 + 2n माइनस n² डिवाइड बाई n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n² कैंसिल n²। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁸, और ये आ जाएगा 1 + 2n डिवाइडेड बाई n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें केस गिवन है कि जो n है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में यहाँ पे एक को यहाँ पे ऐड करते हो तो उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁸, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2n, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी n² इंटू n²। n से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और टोटल जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 2 डिवाइडेड बाई n³। ओके, आगे फर्दर अगर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत हो तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे, मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन n = 1 to n = 2 इन दी हाइड्रोजन एटम इज। तो सिंपली अभी आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें जो NF की वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू को 2 कर देंगे और इनिशियल वैल्यू को क्या कर देंगे 1 कर देंगे, जो भी रिजल्ट आए उसको आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ PN जंक्शन वेरीज इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा इंक्रीज आ जाएगा। राइट द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन बेरियम 56 एंड 144। तो आप देखो सिंपली है, प्रोटॉन तो आपको पता चल गया 56 ही है, और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 144 - 56 है, जो भी रिजल्ट है वो आपके पास न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी।